हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। हमारा ये सेशन 67th बीपीएससी मेंस के लिए डिजाइन किया गया है, जो उससे करेंट अफेयर से रिलेटेड जो मेंस में क्वेश्चन आते हैं उसके लिए ये डिज़ाइन किया गया है। बाकी कुछ भी सेशन हमारे हो चुके हैं। आज के हमारे इस सेशन में अगेन हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इंडिया और जापान का रिलेशन पे है, जो कि इंटरनेशनल करंट इवेंट से भी क्वेश्चंस बीपीएससी पूछता है अपने जीएस पेपर 1 के सेक्शन 2 में। तो हम इंडिया का जो रिलेशन है उनके नेबरिंग कंट्रीज के साथ और कुछ एक्सटेंडेड नेबर के साथ जो उनके फॉरएवर फ्रेंड हैं, उन पे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनके बेसिस पे हम उनके बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है इंडिया और जापान का रिलेशन। अब बात रही इंडिया और जापान का रिलेशन, तो ये काफ़ी हिस्टोरिकल इनका रिलेशन रहा है, कल्चरल टाइज भी रहा है, सिविलाइजेशनल टाइज भी रहा है इनका। तो इनका जो रिलेशन रहा है, जो बॉन्ड रहा है इंडिया और जापान का, वो काफ़ी एंशियंट टाइम से ही है। अगर हम बात करें सिंस 1752 AD, जब जो इंडियन मॉन्क बोधिसेन विजिट किए थे जापान, सिंस देन हमारा जो टाई रहा है, कल्चरल टाई रहा है स्पेशली जापान के साथ, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। जो इंडिया में जो बुद्धिज़्म है, जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है, हम जानते हैं बुद्धिज़्म के बारे में, उसका भी इन्फ्लुएंस जापान में काफ़ी हमको देखने को मिलता है। तो एंशियंट टाइम्स में भी और अभी भी हमारा और जापान का रिलेशन काफ़ी स्ट्रांग है। अगर रिसेंट की बात करें कि जापान और इंडिया का रिलेशन कब से स्टार्ट हुआ, तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जब जापान पे न्यूक्लियर बम ड्रॉप कर दिया जाता है, तो जब वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हो जाता है, तो इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू साइन एनी ट्रीटी और पीस एग्रीमेंट विथ जापान। वर्ल्ड वॉर सेकेंड जैसे इंड होता है, जापान पे न्यूक्लियर बम का बहुत दिनों तक असर रहता है, उसकी इकॉनमी डाउन ट्रोडन हो जाती है, बहुत सारे उसे मेजर इश्यूज झेलने पड़ते हैं। लेकिन उसके जस्ट बाद भी, जस्ट जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होता है 1947 में, इंडिया भी फ्रीडम होता है, इंडिया भी फ्री हो जाता है। देन जापान और इंडिया एक साइन करते हैं ट्रीटी, फर्स्ट पीस ट्रीटी बिटवीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड जापान आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। अब ये दोनों कंट्री जब ये ट्रीटी साइन करते हैं, आफ्टर दैट ट्रीटी दोनों के रिलेशन में, चाहे वो कोई भी डायमेंशन हो, इकोनॉमिक डायमेंशन हो, डिफेंस का हो, स्पेस का हो, हेल्थ का हो, ये काफी प्रोग्रेस करते हैं। तो इनके रिलेशन में बेसिकली ये इंट्रोडक्शन देने का मतलब ये था कि इनके रिलेशन में कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे ये बहुत अच्छे रिलेशन में है, क्या क्या लिमिटिंग फैक्टर्स है इनके रिलेशन में, क्या क्या हिंड्रेंसेस है, वो आज सब हम इसमें चर्चा करेंगे। तो अगर बात करें इंडिया और जापान के रिलेशन का स्टेटस का, कि एट प्रेजेंट में डिफरेंट डायमेंशन में उनका क्या क्या रिलेशन है, तो अगर इकोनॉमिक रिलेशन की बात करें, इकोनॉमिक स्फीयर में जापान इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर ऑफ इंडिया। जापान जो है एक मेजर इन्वेस्टर भी रहा है इंडिया में, चाहे वह ट्रांसपोर्ट का सेक्टर हो या हेल्थ का सेक्टर हो, बहुत बड़ा यह इन्वेस्टर रहा है इंडिया में। अगर इंडिया और जापान के रिलेशन की बात करें तो इकोनॉमिक बूम, दोनों कंट्री एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं फॉर इकोनॉमिक इन्हांसमेंट। जापान वाज अमंग द फ्यू कंट्रीज दैट बिल्ड आउट इंडिया आउट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। जब 90s में इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का सिचुएशन आ गया था, इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म किया जा रहा था, एट दैट टाइम ऑल्सो जब इंडिया के पास बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का सिचुएशन था 1991 में, एट दैट टाइम ऑल्सो जापान हेल्प्स इंडिया। और सिर्फ 90s की बात नहीं है कि 1991 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हमारा हुआ था, LPG, ये इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय इंडिया में फॉरेक्स रिजर्व कम हो गए थे, हमारे यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का सिचुएशन आ गया था। बट एट दैट टाइम जापान ने हमको काफ़ी हेल्प किया था। और जब जब ऐसा हुआ है सिचुएशन कि इंडिया में कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, उस समय जापान हमेशा इंडिया को असिस्टेंस प्रोवाइड किया है। अगर इसका एक रिसेंट एग्जांपल देखा जाए तो फरवरी 2022 में इंडिया और जापान के बीच में $75 बिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हुआ है। एट दैट टाइम कुछ बैक डेट की बात करें
तो इंडिया का जो इंडियन करेंसी का वैल्यू जो है वो डॉलर के मुकाबले में काफी कमजोर होने लगी थी। तो जापान और इंडिया ने मिलके एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया $75 बिलियन का। तो ये एक एग्जांपल है कि जब ऐसा इकोनॉमिक क्राइसिस आता है इंडिया में, ऐसा इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन आता है, क्राइसिस तो कहना ठीक नहीं होगा, फ्लक्चुएशन आता है, देन जापान हमको हेल्प किया है और इंडिया भी जापान को हेल्प करते रहा है। The volume of trade between the two countries has increased. Japan was the 12th largest trading partner of India in 2020. अब जापान की बात करें तो इंडिया और जापान में काफी ट्रेड होता है, बट स्टिल जो लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर का स्टेटस है वो जापान और इंडिया के बीच में नहीं है। यह जापान जो है इंडिया का 12th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। तो कहीं ना कहीं अभी भी हमारे यहां हिंड्रेंसेस है इकोनॉमिक रिलेशन में, हम इसे और बढ़ा सकते हैं। अगर 2020 में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जापान वाज द 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन फाइनेंशियल ईयर 2020। जितने भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में हुए हैं उसमें से जो जापान था 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया का। सो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में हम लोग स्टैग्नेंट हो चुके हैं, इसे और बढ़ाया जा सकता है। जो हिंड्रेंसेस है उसको दूर करके हम अपने इकोनॉमिक रिलेशन को और बूम कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जापान जो है इंडिया के बहुत सारे स्पेशली इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर काफी इन्वेस्ट किया है। आप एग्जांपल में देख सकते हैं इंडिया जापान का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ओडीए, उसके तहत जापान ने बहुत सारे सेक्टर में इन्वेस्ट किए हैं। अब बात अगर हम करें डिफेंस टाइज की, डिफेंस रिलेशन में भी जापान और इंडिया हमेशा से एक दूसरे के साथ काफी कोऑपरेट किया है, चाहे वो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज हो या बायलेटरल एक्सरसाइज हो। आप एग्जांपल में देख सकते हैं एक्सरसाइजेज में धरना गार्जियन और एक और एक्सरसाइज है मालावार। दीज आर द टू एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज जो है, और इसमें ये मिलिट्री एक्सरसाइज इसलिए भी किया जाता है ताकि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहां पे पीस का प्रमोशन किया जा सके। एक क्वाड ग्रुपिंग है, आप जानते होंगे क्वाड, जिसमें जापान और इंडिया दोनों मेंबर है। और इस क्वाड ग्रुपिंग का एक विजन ये है कि इंडो पैसिफिक रीजन में पीस को प्रमोट किया जा सके, ट्रेड को इनहांस किया जा सके और चाइना को काउंटर किया जा सके। इंडिया एंड जापान का विजन है 2025, एक विजन डॉक्यूमेंट है इंडिया और जापान के बीच में कि जो डिफेंस सेक्टर है और उसमें प्रॉस्पेरिटी लाया जा सके और इंडो पैसिफिक रीजन में पीस को प्रमोट किया जा सके और ट्रेड को इनहांस किया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो चाइना का हिंड्रेंसेस है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जो चाइना और अमेरिका की राइवलरी है वो इंडो पैसिफिक रीजन में पीस को स्टैब्लिश नहीं होने दे रहा। तो बेसिकली ये हमारे टाइज हैं, जो सेक्टर्स हैं। इकोनॉमी में हमने देख लिया कि लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, 12th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, बहुत बड़ा इन्वेस्टर है जापान। डिफेंस में भी हम बायलेटरल से मल्टीलेटरल में शिफ्ट हुए, डिफेंस एक्सरसाइजेज हम लोग रेगुलरली कर रहे हैं और इंडो पैसिफिक रीजन में पीस को प्रमोट करना चाहते हैं। बात करें हेल्थ सेक्टर की तो इंडिया में एक बहुत बड़ा हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च हुआ था कुछ दिन पहले, आयुष्मान भारत अभियान। इसका मेजर एम था कि जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, हेल्थ सेक्टर को बूम करना और हेल्थ सेक्टर में जो हिंड्रेंसेस है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको दूर करना। सिमिलरली जैसे इंडिया में आयुष्मान भारत योजना है, जापान में भी एक योजना है जिसे जाना जाता है अहबिन के नाम से। अहबिन ये भी जापान में हेल्थ सेक्टर में इन्हांसमेंट के लिए लॉन्च किया गया था, वहां भी यह हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा था। सो ये सिमिलर टाइप के जो स्कीम्स है, ये दोनों जो देश हैं कोऑपरेशन के साथ एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करते हैं और हेल्थ सेक्टर में जो मेजर लैकुने हैं उन्हें दूर करने का ये लोग हमेशा एक्टिव रहे हैं, दूर करने का प्रयास करते रहते हैं। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि बोथ साइड्स हैड बीन कंसल्टिंग विद ईच अदर टू आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट्स टू बिल्ड नैरेटिव ऑफ अहबिन एंड आयुष्मान भारत। इसी टाइप्स के और सिमिलर प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने के लिए भी ये हमेशा एक दूसरे के साथ कंसल्ट करते रहते हैं। जो एक्सपर्ट्स है, हेल्थ एक्सपर्ट्स है दोनों देशों का, हमेशा एक दूसरे के साथ कंसल्ट में रहते हैं ताकि हेल्थ लैकुने को कम किया जा सके, जो हेल्थ सेक्टर में प्रॉब्लम्स है उसको दूर किया जा सके। क्योंकि जो हमारे यहाँ इंडिया में, स्पेशली इंडिया में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जापान के पास टेक्नोलॉजी है, इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है।
अगर हेल्थ, आपका जो प्रॉपर डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उनका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो लेबर प्रोडक्टिविटी में कमी आएगी। लेबर प्रोडक्टिविटी में कमी आएगी तो इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। सो हेल्थ जरूरी है, इसलिए ये ऐसे स्कीम्स दोनों देश लॉन्च कर रहे हैं। बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो जस्ट हमने देखा कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में जापान इज द 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर इंडिया में। वो डिफरेंट सेक्टर्स में थे। जापान का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है ओडीए, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस। ये बेसिकली एक जापान का एक ऐसा स्कीम है जिसके तहत वह अदर कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि इस ओडीए के तहत इंडिया को भी जापान ने लोन दिया था। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है दिल्ली मेट्रो। ये जो दिल्ली मेट्रो का डेवलपमेंट हुआ था वह जापान की असिस्टेंस से हुआ था। नेक्स्ट उसका एक और पॉलिसी है जिसके हम नाम से जानते हैं स्टेप, स्पेशल टर्म फॉर इकोनॉमिक पार्टनरशिप, स्टेप। अब ये स्टेप क्या है? तो ये भी एक स्कीम है लोन प्रोवाइड करने का, बट इस स्कीम में कुछ स्पेशल इकोनॉमिक टर्म एंड कंडीशन रखे जाते हैं जिसके बेसिस पे लोन प्रोवाइड किया जाता है। और इसी लोन के तहत जो इंडिया है अपना वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डेवलप कर रहा है। इंडिया का जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वह उसे डेवलप कर रहा है। यह अप्रॉक्स 1500 किलोमीटर इसका लेंथ है, जो कि 5 स्टेट से ये गुजरता है। जैसे आप देख सकते हैं यह स्टार्ट होता है दादरी से, जो कि यूपी में है, और जवाहर पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इन मुंबई, इसे यह कनेक्ट करता है। मतलब जितने भी मेजर पोर्ट है इन स्टेट्स के बीच उसे यह फ्रेट कॉरिडोर कनेक्ट कर रहा है। तो जापान का जो स्टेप स्कीम है उसके तहत ही हमारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को डेवलप किया जा रहा है, जो कि 5 स्टेट से होकर गुजरता है, यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा। ये ऐसे स्टेट्स हैं जिनसे ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर गुजरता है। बिसाइड्स जापान एंड इंडिया हैड कमिटेड टू बिल्ड ए हाई स्पीड रेलवे। अब जापान का एक सिस्टम है जिसे हम लोग जानते हैं शिंकनसेन सिस्टम। ये बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू जापान जो है हाई स्पीड ट्रेन डेवलप करते हैं। और इंडिया में जैसे बुलेट ट्रेन का एग्जांपल आप ले सकते हैं कि बुलेट ट्रेन को डेवलप करना जापान की असिस्टेंस से डेवलप किया जा रहा है। इंडिया और जापान का एक न्यूक्लियर डील भी हुआ था 2016 में, जिसका एम था कि जो अभी हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी है उसको 10 गुना बढ़ा देना बाय 2032 तक जो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी है उसको 10 टाइम्स इंक्रीज करना। स्पेशली जो ये न्यूक्लियर प्लांट्स बैठ रहे हैं वह इंडिया के सदर्न इंडिया के स्टेट्स में स्टेब्लिश किए जा रहे हैं। लाइक आप देख सकते हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सब स्टेट्स में ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, महाराष्ट्र में भी। जो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जापान हमेशा से ही इंडिया में एक मेजर इन्वेस्टर रहा है। आप ये टर्म्स अपने आंसर में यूज जरूर करें, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस स्टेप। ये टर्म्स जो है आपके आंसर्स को वेटेज देते हैं। नॉर्मल इन्वेस्टमेंट ये वगैरह लिखना सभी लोग लिखते हैं, लेकिन ये जो टर्म्स हैं आपके आंसर को वेटेज देंगे। अब बात करते हैं हिंड्रेंसेस की। क्या क्या लिमिटिंग फैक्टर्स है जो इनके रिलेशन को राइज होने से रोक रहा है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो सबसे बड़ा लिमिटिंग फैक्टर है राइजिंग चाइनीज डोमिनेंस। जो चाइना है ये इंडिया और जापान के रिलेशन को राइज होने में बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इवन इनका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप को भी अपोज करता है चाइना, क्योंकि चाइना के पास वीटो पावर है। तो इंडिया और जो जापान का जो एक मोटिव है कि इंडो पैसिफिक रीजन में पीस को प्रमोट किया जा सके, ट्रेड को प्रमोट किया जा सके और चाइना के डोमिनेंस को कम किया जा सके, ये चाइना बहुत बड़ा एक लिमिटिंग फैक्टर है इन द राइज ऑफ इंडिया एंड जापान रिलेशन। इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना अमेरिका राइवलरी। अब चाइना और अमेरिका में हमेशा कुछ न कुछ लेकर राइवलरी चलते रहता है। अमेरिका हमेशा चाइना पर सैंक्शन लगाते रहता है। तो इन दोनों के राइवलरी के कारण इंडियो पैसिफिक रीजन में जो पीस की बात इन दोनों के माइंड में है, दोनों देशों के बीच में, जापान और इंडिया के बीच में, ये स्टैब्लिश नहीं हो पा रही है। इसके कारण ट्रेड में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो इन दोनों के राइवलरी के कारण
इसके साइड इफेक्ट्स जो है वो इंडिया और जापान को झेलने पड़ रहे हैं। डोमेस्टिक इशू इन जापान, अभी आपने रिसेंट में देखा होगा कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जापान के, उन्हें मर्डर कर दिया गया, उन्हें शूट कर दिया गया था। तो जो वहां पे कुछ डोमेस्टिक इशूज है, जो नेशनल इंटरनल सिक्योरिटीज है वहां की, उसको लेकर भी भारत काफी चिंतित है। और ये जो डोमेस्टिक इशूज है कहीं ना कहीं इन दोनों के रिलेशन को हिंड्रेंसेस पहुंचा रहे हैं। अब सोचिए कि किसी देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को शूट कर दिया गया, तो वहां का जो सिक्योरिटी स्टेटस है उसको लेकर भारत काफी चिंतित है। जापान रसिया स्ट्रेंड रिलेशन, ये सबसे बड़ा अगर मैं कहूं तो हिंड्रेंसेस है। कैसे? क्योंकि जापान इंडिया का बहुत अच्छा फ्रेंड है, रसिया भी इंडिया का फॉरएवर फ्रेंड रहा है, फॉरएवर डिफेंस अलाय रहा है। बहुत सारे इंडिया जितना इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट ब्रॉड करता है, इंपोर्ट करता है, उसमें मेजर चंक जो है वो रसिया से ही आता है। लेकिन रसिया और जापान के बीच में एक आइलैंड है कुरिल, जो कि पैसिफिक ओशियन में है। इस कुरिल आइलैंड को लेके दोनों के बीच में डिस्प्यूट है। यह एक रिसोर्स रिच रीजन है, जापान अपना अलग क्लेम करता है, रसिया अपना अलग क्लेम करता है। तो इन दोनों देशों के बीच में अब इंडिया को अपना जो बैलेंस बनाना है, यह काफी ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो दोनों इंडिया जो है ना जापान को छोड़ सकता है ना रसिया को छोड़ सकता है, दोनों इसके इंपॉर्टेंट पार्टनर है और टाइम टू टाइम इंडिया को हेल्प किए हैं। तो इन दोनों के बीच में जो ये प्रॉब्लम्स है, इसके कारण जो है इंडिया और जापान का रिलेशन, इंडिया और रसिया के रिलेशन ही भी हैम्पर हो रहा है। एक जो मेजर डिफरेंस है इंडिया और जापान में वो है WTO नॉर्म्स को लेके। WTO का जो नॉर्म्स है रिगार्डिंग ट्रेड, स्पेशली फॉर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, ये दोनों का डिफरेंसेस है, दोनों के अपने अपने अलग व्यूज है WTO नॉर्म्स को लेके। जैसे आप देख सकते हैं कि जो इंडिया है वो काफी सब्सिडीज प्रोवाइड करता था, तो इसका भी अपोजिशन जापान किया था WTO में। तो दोनों का जो व्यूज है WTO नॉर्म्स को लेके वो काफी डिफरेंट है। इसीलिए ये मेजर कारण है जिससे कि हमारा ट्रेड जो इन्हांसमेंट है वो बूम नहीं हो पा रहा है, वो इंक्रीज नहीं कर पा रहा है। हम लोग स्टैग्नेंट बने हुए हैं। वो 12th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर था, वो अभी है। तो ये जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है इन ट्रेड सेक्टर, वो कहीं ना कहीं हिंड्रेंसेस पैदा कर रहे हैं। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, ये बेसिकली एक ग्रोथ कॉरिडोर स्टैब्लिश हुआ था जापान इंडिया की हेल्प से, कि अफ्रीकन रीजन में कनेक्टिविटी को प्रमोट किया जा सके और अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट किया जा सके। लेकिन जिस समय ये स्टैब्लिश हुआ था और जो माइंडसेट लेकर इसे स्टैब्लिश किया गया था, कहीं ना कहीं दोनों के बीच में जो आउटकम आना चाहिए था इस कॉरिडोर के हेल्प से, वो आउटकम अभी तक देखने को मिला नहीं है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के कारण ये आउटकम अभी तक उतना आया नहीं है जो एक्सपेक्टेशन था। तो कुछ ही मेजर हिंड्रेंसेस है और लिमिटिंग फैक्टर्स है जो जापान और इंडिया के रिलेशन को राइज होने से रोक रहे हैं। अब हम बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये दूसरा हमारा टॉपिक है। किसी भी देश को, चाहे वो कोई रीजन छोटा देश हो बड़ा देश हो, अगर उसे रियल में कहीं ग्रोथ करना होता है तो वह अपने एजुकेशन सेक्टर को जरूर स्ट्रांग करता है। बात करें इंडिया में एजुकेशन का स्टेटस की, तो हम लोग अब धीरे धीरे बहुत ज्यादा अच्छा इसमें करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे रीजनल डिस्पैरिटी भी है। कुछ स्टेट्स हैं वो काफी डेवलप हो चुके हैं एजुकेशन सेक्टर में, लाइक केरला की बात कर ले। कुछ स्टेट्स हैं वहां पे अभी भी एजुकेशन सेक्टर उतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ है, लाइक बिहार की बात कर ले। लिटरेसी का भी डिफरेंस है काफी यहाँ रीजनल। तो अभी यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो 2020 में लॉन्च किया गया था। 2020 में इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया था आफ्टर 34 इयर्स। इससे पहले एक एजुकेशन पॉलिसी आया था इन 1986। इन 1986 इससे पहले एक एजुकेशन पॉलिसी आया था। आफ्टर 34 इयर्स यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च किया गया 2020 में। इसका एम क्या है कि इंडिया को एजुकेशन के सेक्टर में ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम, टू मेक इंडिया अ नॉलेज सुपर पावर। इसका मेजर एम यही है कि इंडिया में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाना है एजुकेशन सेक्टर में और इंडिया को नॉलेज सुपर पावर बनाना है। इस एजुकेशन सेक्टर का जो एजुकेशन पॉलिसी है उसका अल्टीमेट एम यही है, टू मेक इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। अब बात करते हैं इसके कुछ फाउंडेशनल पिलर्स हैं
जिसके बेसिस पे यह इस सिस्टम को अचीव करना चाहता है, इस व्यू को अचीव करना चाहता है। इंडिया को ग्लोबल सुपर नॉलेज सुपर पावर बनाने के लिए कुछ पिलर्स हैं। अगर उस पिलर्स को इंडिया रियल में इफेक्टिवली उसको इंप्लीमेंट कर लेता है, उसे अचीव कर लेता है, तो एक टाइम आएगा इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग कि इंडिया ग्लोबल पावर बन जाएगा इन द सेक्टर ऑफ नॉलेज। एग्जाम्पल में जिसको देख सकते हैं, कुछ पिलर्स हैं, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, जो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के फाउंडेशनल पिलर्स हैं, जिसके बेसिस पे इसके सारे प्रिंसिपल्स बिल्ड किए गए हैं। अगर एजुकेशन है तो वो एक्सेसिबल होना चाहिए, वो इक्विटेबल होना चाहिए, वो अफोर्डेबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन सेक्टर है लेकिन जो इकोनॉमिकली डिप्राइव है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, इक्विलिटी, ये दीज आर द फाउंडेशनल पिलर्स ऑफ दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी। द पॉलिसी इज अलाइन्ड टू 2030 एजेंडा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है SDG 4। SDG 4 का एम भी है एजुकेशन से रिलेटेड है। और इस SDG का जो गोल है, इंडिया का भी टारगेट है कि हमारे जो SDG टारगेट है उसको 2030 तक अचीव करना है। तो SDG टारगेट है 4, SDG 4, SDG के विभिन्न टारगेट्स है, तो उसी में एक SDG टारगेट है 4। और यह जो पॉलिसी है हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो एजुकेशन का गोल है उसे ही अचीव करने के पर्पज से भी इसे डिजाइन किया गया है। सो इंडिया को अगर नॉलेज सुपर पावर बनना है, नॉलेज के क्षेत्र में और अधिक एनहांसमेंट करना है, ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, तो इंडिया को ये जो पिलर्स हैं इस पे खड़े उतरना होगा, इसे अचीव करना होगा। अब कुछ हाइलाइट्स की बात करते हैं कि इस जो स्कीम है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्कीम जो है, इसमें कुछ मेजर हाइलाइट्स है। पॉइंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेजर चेंजेस की बात कर रहा है, जो मेजर इंप्रूवमेंट की यह सेक्टर बात कर रहा है, यह पॉलिसी बात कर रही है, उसको हम देखते हैं। इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू स्कूल एजुकेशन एट ऑल लेवल, प्री स्कूल टू सेकेंडरी। यह यूनिवर्सल, जैसे मैंने पिलर में हम लोग देख रहे थे कि एक्सेस की बात करता है, तो जो यूनिवर्सल एजुकेशन एक्सेस होना चाहिए सभी को, फ्रॉम स्कूल लेवल टू कॉलेज लेवल और हायर लेवल। इसका एक एम ये भी है कि जो मोर देन 2 करोड़ स्टूडेंट्स जो थे, जो कि ड्रॉप आउट हो चुके थे, अब उन्हें फिर से मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लाने का बाय 2020 जो ये स्कीम है, 2 करोड़ स्टूडेंट्स को फिर से मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम में लाने का इसका एक मेजर एम है। नेक्स्ट आप बात कर सकते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन विथ न्यू करिकुलम। अब इसका जो पहले हमारा करिकुलम था कि 10th कीजिए फिर 10+2 कीजिए, तो यह जो सिस्टम, यह जो पॉलिसी है, अब उस करिकुलम को ही चेंज कर दिया है। पहले हमारा स्ट्रक्चर था 10+2 एंड विच इज रिप्लेस्ड बाय 5+3+3+4 करिकुलम स्ट्रक्चर। सो यह करिकुलम में चेंज लाके ही एजुकेशन सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने की बात कर रहा है। नेक्स्ट, द न्यू सिस्टम विल हैव 12 years ऑफ स्कूलिंग विथ 3 years ऑफ आंगनबाड़ी और प्री स्कूलिंग। अब यह बात करता है कि पहले हमारे यहां होता था कि जनरली बच्चे को डायरेक्ट स्कूल भेज दिया जाता था। अब यह कहता है कि बिफोर सेंडिंग स्कूल, किसी भी चाइल्ड को 3 साल पहले आंगनबाड़ी और प्री स्कूलिंग होना चाहिए। बेसिकली इसका टारगेट है आंगनबाड़ी में भेजने का कि उन्हें बेसिकली जो बेसिक एजुकेशन होता है वो पहले प्रोवाइड किया जा सके, उन्हें बैठने का ढंग सिखाया जा सके, बेसिक प्रिंसिपल उनको सिखाया जा सके, देन ही उसे स्कूल में भेजा जाए। अटेनिंग फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अब हमारे यहाँ देखा गया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि क्लास 6, 7, 8 में चले जाता है, उन्हें बेसिक न्यूमरेसी नहीं आती है। सो उनको बेसिक न्यूमरेसी, बेसिक फाउंडेशनल स्किल उनमें डालने के लिए उन्हें अर्ली जो एजुकेशन से होता है वो बहुत जरूरी है। तो उनमें यह बेसिक न्यूमरेसी इन्हांसमेंट के लिए यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बात करता है कि उन्हें पहले बेसिक न्यूमरेसी आना जरूरी है उनके क्लास के अकॉर्डिंग। वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट इन ए स्कूल फ्रॉम 6th grade एंड विल इंक्लूड इंटर्नशिप। अभी तक हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में यही हो रहा था कि जो वोकेशनल एजुकेशन होते थे वो हायर लेवल में होते थे। अब यह बात करता है कि वोकेशनल एजुकेशन जो है वह क्लास 6 से ही स्टार्ट होगा विथ इंटर्नशिप। पहले हमारे यहाँ वोकेशनल एजुकेशन आप 12th कर लो, फिर BCA करो, BBA करो, जो हायर एजुकेशन स्टडीज में होता था।
अब यह बात करता है कि हमारा वोकेशनल एजुकेशन लोअर लेवल से ही स्टार्ट हो ताकि स्टूडेंट्स में इन्हांसमेंट आ सके, उनमें ग्रोथ आ सके और स्किल और अधिक डेवलप हो सके। संस्कृत टू बी ऑफर्ड एट ऑल द लेवल ऑफ स्कूल, इस संस्कृत को हर जगह इंप्लीमेंट करने का बात किया गया है कि आप किसी भी लेवल पे हो, स्कूल के या हायर एजुकेशन में हो, एज ए ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं संस्कृत को। और यह 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की भी बात करता है। बेसिकली यह 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कोठारी कमिटी से रिलेटेड है, जो कि इसका ओरिजिनेशन कहे तो यह 1961 में यह कॉन्सेप्ट आया था। अब यह 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है, कोठारी कमिटी ने इस पर रिकमेंडेशन दिया था कि यह 3 लैंग्वेज जो स्ट्रक्चर है वो होना चाहिए। तो 1961 में यह बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट आया था। इसमें होता क्या है कि जो हिंदी डोमिनेटेड बेल्ट है, फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडिया की बात करें, यहां पे हम लोग हिंदी बोलते हैं और दूसरा लैंग्वेज हम लोग इंग्लिश यूज करते हैं। तो इस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो हिंदी बेल्ट में लोग रह रहे हैं, हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई एक अदर नॉन हिंदी और इंग्लिश इंडियन लैंग्वेज को सीखेंगे। जैसे अगर हिंदी में आप यहाँ पे हम लोग हिंदी बेल्ट में रह रहे हैं तो हिंदी भी सीख रहे हैं, इंग्लिश भी सीख रहे हैं और कोई एक दूसरा इंडियन लैंग्वेज हमें सीखना चाहिए। ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में कहा गया। फिर जो सदर्न स्टेट्स हैं, सदर्न स्टेट्स जो सदर्न लैंग्वेजेज है, या तमिल हो या तेलुगु जो भी हो, उसके अलावा वो इंग्लिश सीखते हैं और उन्हें हिंदी भी सीखने की बात कही गई है। मतलब ये तीनों लैंग्वेज में से एक उन्हें सीखना चाहिए। मतलब 3 लैंग्वेज फॉर्मूला होना चाहिए। अगर आप नॉर्दर्न इंडिया में है तो हिंदी इंग्लिश प्लस एक और कोई लैंग्वेज जो सदर्न का हो, और अगर आप सदर्न इंडिया में है तो जो सदर्न इंडिया की लैंग्वेज है प्लस इंग्लिश और एक हिंदी आपको ऐड करना पड़ेगा। बेसिकली यही 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है। नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट एंड साइंस एंड बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। आर्ट और साइंस के जो सब्जेक्ट्स है, उसके जो करिकुलर एक्टिविटीज है, उसमें कोई रिजिड सेपरेशन नहीं होना चाहिए। मदर टंग will be till grade 5 but preferably till grade 8 and beyond। जो मदर टंग में एजुकेशन इंपार्ट करने की बात है वो क्लास 5 तक चले, और अगर प्रिफरेबली है तो क्लास 8 और उसके बियॉन्ड भी जा सकता है। क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑल्सो अवेलेबल एज ऑप्शन। अब इंडिया में टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेज है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है। तो ऐसे कुछ जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उसको भी एज ए ऑप्शन के रूप में स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा। एम्स टू इंक्रीज ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो टू 50% बाय 2035। 2035 तक जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है उसे 50% इंक्रीज किया जाना चाहिए। हायर एजुकेशन कमीशन बैठेगा जो डील करेगा हायर एजुकेशन सिस्टम से, उसके पॉलिसी एग्जीक्यूशन से, उसके पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन से। पॉलिसी एम्स टू अचीव 100% यूथ एंड एडल्ट लिटरेसी। इसका अल्टीमेट एम यही है कि जो हमारे यहां डेमोग्राफी है उसमें 100% लिटरेसी इंपार्ट किया जा सके। सो दीज आर द बेसिक हाईलाइट्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर पॉलिसी तो लॉन्च कर देते हैं बट इसमें प्रॉब्लम्स भी रहते हैं, तो हम कुछ इसमें प्रॉब्लम्स की भी बात करेंगे। पहले तो सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है कि रिकॉग्नाइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मेटिव ईयर्स। अगर हम पहले हमारे यहां सिस्टम ये था कि हम लोग बच्चे के अर्ली चाइल्डहुड जो एजुकेशन है उस पर ध्यान नहीं देते थे, तो फॉर्मेटिव ईयर जो लर्निंग है उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चे का एजुकेशन जो है, हायर एजुकेशन तभी अच्छा हो सकता है जब उसे अर्ली एजुकेशन अच्छा मिला हो। दैट्स वाई यह जो एजुकेशन पॉलिसी है आंगनबाड़ी जो प्री स्कूलिंग है उसकी बात करता है कि पहले 3 साल उन्हें प्री स्कूलिंग कराया जाए, देन आफ्टर उसे स्कूल में भेजा जाए। Departure from silos mentality, breaking of the strict division of art, commerce, science and streams in higher school। जैसे आप देखते होंगे जब आप 10th कर लेते होंगे, हमारे यहाँ तो नॉर्मल कंडीशन ये सब रहती थी, और 10th के बाद अगर आप आर्ट ऑप्ट कर लेते हैं तो सोसाइटी में ऐसा समझा जाता कि आर्ट ऑप्ट करने वाला पढ़ने वाला नहीं है। साइंस जो ऑप्ट करता था उसे अच्छा स्टूडेंट माना जाता था। तो ये जो मेंटालिटी है सोसाइटी का, उसे ब्रेक करना इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक मेजर है और सिग्निफिकेंस है। कॉन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। पहले सिर्फ हमारे यहाँ एजुकेशन इंपार्ट किया जाता था, अब यह बात करता है एजुकेशन और स्किल का। अब चूंकि अब 6 क्लास में ही वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट हो रहा है, तो बच्चे को उसी लेवल से ही अगर स्किल मिलना स्टार्ट होगा तो जब वो हायर लेवल तक आएगा वो काफी स्किल्ड हो जा चुका होगा। लाइट बट टाइट ओवरसाइट टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अब ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात करता है।
अब चूंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टीचर रिक्रूटमेंट में भी ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा है, उसके रूल एंड रेगुलेशन से भी ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं भले ही इसकी जो पॉलिसी है वो लाइट है, बट एजुकेशन सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए ये काफी सिग्निफिकेंट है। अलाउइंग फॉरेन यूनिवर्सिटीज, टॉप 100 फॉरेन यूनिवर्सिटीज विल बी एबल टू सेट अप इन इंडिया। अब इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत इंडिया में जो वर्ल्ड के टॉप 100 फॉरेन यूनिवर्सिटीज है, टॉप यूनिवर्सिटीज, उसे भी इस्टेब्लिश करने का और यहाँ पे बात किया जा रहा है। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशंस आएंगे, ऑलरेडी बात है कि वो हमारा स्किल बढ़ेगा, एजुकेशन इनहांसमेंट बढ़ेगा। एंडिंग हिंदी एंड इंग्लिश डिबेट, जो हिंदी और इंग्लिश का डिबेट है जो चलते रहता है कि मदर टंग में इंपार्ट करे, इंग्लिश में इंपार्ट करे, उसे ही खत्म कर दिया है और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पे भी जोड़ दिया है कि एटलीस्ट आना चाहिए कि अगर कोई नॉर्दर्न इंडिया जाए साउथ इंडिया में, तब ऐसा ना हो कि उसे लैंग्वेज के बेसिस पे उसके साथ क्रिटिसाइज किया जाए, या फिर कोई सदर्न इंडिया वाला नॉर्थ इंडिया में आए तो उसे क्रिटिसाइज किया जाए। अब क्या क्या इशू है, कुछ मेजर इश्यूज है जिसमें बात कर सकते हैं। लैक ऑफ इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी एंड पेडोगी। पेडोगी का मतलब क्या होता है? पेडोगी का मतलब है बेसिकली मेथड ऑफ टीचिंग से, कि हम लोग टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट कर रहे हैं, जो हमारे टीचर्स से आज भी उतनी टेक्निकली एडवांस नहीं हो पा रहे हैं, तो मेथड ऑफ टीचिंग और टेक्नोलॉजी में इन लैक ऑफ इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। सो पेडागोगी का मतलब सिंपल सा है, मेथड ऑफ इंपार्टिंग और मेथड ऑफ टीचिंग। लैंग्वेज बैरियर, emphasizes on local language is a hindrance in socio-economic mobility। अब बात यहां किया जा रहा है कि हमें लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन इंपार्ट करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं यह एजुकेशन ग्रोथ में यह प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिर लैक ऑफ फंड्स, हमारे यहाँ एजुकेशन पे अभी भी स्पेंडिंग जो है वो बहुत ही लो है। अभी बात करें हम 2019 और 20 की, तो यह 3.1% रहा है टोटल जीडीपी का। तो इतना एब्रप्ट पॉलिसी आप ला रहे हैं और उस पर एक फंडिंग ही नहीं है, तो कैसे इतने सारे नॉर्म्स को रेगुलेट किया जा सकता है और इंप्लीमेंट किया जा सकता है? अब मूव इन हैस्टी, अब ये इस समय लाया गया था जब हमारा पूरा देश, इवन पूरा वर्ल्ड कोविड-19 से जूझ रहा था। तो कहीं ना कहीं लगता है ऐसा एक्सपर्ट्स को कि यह बहुत ही हैस्टी डिसीजन है, पहले इस पे सोच विचार और करना चाहिए, देन इसे लाना चाहिए था। ओवर एम्बिशियस, ये जितने भी इसमें पॉलिसी हैं, इन सबको अगर इंप्लीमेंट करना हो तो इसके लिए बहुत सारा रिसोर्स चाहिए, और इंडिया में उसके लिए लैकिंग है, रिसोर्स का लैक है यहाँ पे। पीडियोलॉजिकल लिमिटेशन, जैसे हमने बात कर दिया कि जो मेथड है टीचिंग का, उसमें भी बहुत सारे लिमिटेशंस है। हायर एजुकेशन सिस्टम में बात कर ले या फिर लोअर एजुकेशन सिस्टम में बात कर ले, वहां पे प्रॉब्लम्स हैं। अभी इंस्टीट्यूशनल लिमिटेशंस भी है इंडिया में, और सबसे बड़ा एनईपी इज साइलेंट ऑन एजुकेशन रिलेटेड टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स। अब जो नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं उस पे एजुकेशन इंपार्ट करने के लिए एनईपी टोटली साइलेंट है, ये बात ही नहीं कर रहा कि न्यू एजुकेशन जो फील्ड आ रहे हैं उस पे कैसे एजुकेशन इंपार्ट किया जाए। मान लीजिए 5G आ रहे थे, वेब 3 जा रहा है, तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ जो फील्ड्स हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, उस पे ये टोटली साइलेंट है। कंप्लेक्सिटीज विथ आरटी एक्ट सच एज एज ऑफ स्टेटेड स्कूलिंग। अब आरटी एक्ट जो है हमारा, जो राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करता है, उसके साथ इसकी कंप्लेक्सिटीज है, स्पेशली एज को लेके। इसमें एज कहता है कि पहले 3 ईयर प्री स्कूलिंग होना चाहिए, वहां पे और उनका एज स्ट्रक्चर अलग है। सो ये कॉम्प्लेक्स है विथ द प्रोविजन ऑफ आरटीई एंड एनईपी। क्वेश्चन पर्टेनिंग टू द रोल ऑफ यूजीसी एंड एआईसीटी रिमेन्स अनआंसर्ड। अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गया, लेकिन आने के बाद यूजीसी और एआईसीटी का क्या रोल रहेगा, इस पे भी कोई आंसर नहीं है। सो बेसिकली दीज आर द हिंड्रेंसेस इन ए न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि अदर स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट ले सकें। सो थैंक यू फॉर टुडे। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.